व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सिंध से दिविक कुमार ने। थैंक यू सो मच दिविक वंस अगेन टाइम निकालने के लिए मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। प्लेयर इज ऑल माइन एज यूजुअल। दिविक, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। एक तरफ चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्रिकेट मैच और दूसरी जानिब चल रहा है G20। G20 अब एक ऐसी चीज और एक ऐसा समिट बन चुका है जो शुरू होने से पहले ही कामयाब था, पाया तकमील तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था और इस वक्त पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान को सराह भी रही है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऑफिशियली ऐसे इकदाम, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो काबिल तारीफ है और जिसको अप्रिशिएट करने से कोई भी बंदा जो है ना पीछे नहीं रह सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंडिया में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हर इंसान को वहाँ प्रायोरिटाइज किया, 20 को 21 बनने का इनिशिएटिव लिया। ना सिर्फ इतना ही बल्कि भारत के जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की, भारत के जो है रेलवेज पे बात की, भारत के बाकी तमाम चीज, उन तमाम चीज़ों को फोकस किया जिन पर फोकस करने की ज़रूरत थी और भारत ऑलरेडी भी काम कर रहा था। क्या कहोगे सबके बारे में? देखो, मोदी जी ने जो इससे भी जो बढ़कर जो हर चीज की है, जो अलग की है इससे पहले, अगर जो पहले कभी भी नहीं हुई। G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी से पहले सिर्फ 2 ट्रैक होते थे, एक शर्पा ट्रैक होता था, एक फाइनेंस ट्रैक होता था। तो शर्पा ट्रैक वॉज बेसिकली एग्रीकल्चरल ट्रैक। मोदी जी ने इसके अंदर कल्चरल ट्रैक और स्टार्टअप ट्रैक भी इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये 2 चीजें ऐड की। फिर आपको पता है G20 से 21 हो गया, ये भी मोदी जी के टाइम में अंडर हुआ। उसके अलावा देखें कल्चर को जो रिप्रेजेंट किया है, और चाहे वो मेन्यू हो, देखें सिंस जनवरी इंडिया बोल रहा है कि मिलेट बेस पे पूरी दुनिया को मिलेट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रो बहुत जल्दी होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशंस कंपेयर टू व्हीट एंड राइस ज्यादा होते हैं, एंड दे कंज्यूम लेस वाटर टू ग्रो। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए वो उनको पानी कम चाहिए, तो कार्बन फुटप्रिंट भी उनका कम होता है। तो सारी जो डाइट जो जो भी था, खाना पीना मेन्यू, लंच डिनर, वो मिलेट बेस्ड था। उसके अलावा हर चीज वेज थी। ये चीज भी मैं बता दूं कि क्लाइमेट चेंज में बाय द वे मीट इंडस्ट्री भी आती है। मीट इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर न्यू डिजीजेस इज मीट कंजप्शन। तो जो नॉन वेज खाते हैं उनको बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंपेयर टू वेजिटेरियंस या वेगन्स, उनको सबसे ज्यादा होती हैं। उनकी लाइफ कम होती है कंपेयर टू वेजिटेरियंस। तो ये चीज है, तो सारा वेज में। दुनिया में कहीं पे भी जाए कैपुचिनो लाटे वगैरह होता है, ये चीज है। लेकिन इंडिया में आपको कश्मीरी कावा मिला मेन्यू पे, दार्जिलिंग की चाय मिली, ठीक है, और क्या था, फिल्टर कॉफी जो साउथ की जो बहुत मशहूर है वो मिली। तो ये चेंजेस जो कल्चरल चेंजेस। अब फिर एक कहावत है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो हर कोई प्रैक्टिस बोलता तो है, प्रीच तो करता है कि भाई प्लास्टिक बैन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर उसको प्रीच करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। G20 भी नोटिस करें, जिनके भी नाम थे वो सारे लकड़ी के उस पे थे, प्लास्टिक का था नहीं था वो। ठीक है, जो पेन थी वो बैम्बू पेन्स थी, वो प्लास्टिक पेन्स नहीं थी। पेंसिल्स को इस्तेमाल किया गया था, वुड को इस्तेमाल किया गया था। जो पानी की बोतलें थी वो शीशे की थी, वो प्लास्टिक की नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो लाइफ मिशन जो इंडिया ने स्टार्ट किया था कुछ महीने पहले, जो यूएन के चीफ भी आए थे, जो गुजरात से, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की वीडियो स्टैचू से जो शुरू किया, वो लाइफ मिशन यही है कि लाइफस्टाइल अपना चेंज कैसे करना है। फिर कल्चर तो है ही है। डिनर में देख लें तो पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, वो है। अगर जो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात थी, जहाँ एंट्रेंस की बात थी और सबको वेलकम कर रहे थे सुबह को मीटिंग के लिए, उधर कोणार्क व्हील था। ठीक है, कोणार्क टेम्पल का। तो कल्चर को रिप्रेजेंट करना और इन चीजों को इंक्लूसिव करना पहले नहीं होता था, दूसरे मुल्क भी नहीं करते थे। आप लास्ट ईयर इंडोनेशिया का उठा के देख लें, उन्होंने भी बहुत वेस्टर्नाइज वो किया कि वेस्टर्न कंट्री ज्यादातर हैं G20 में, तो वैसा ही रखते हैं। पर इंडिया ने वैसा नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजेस थी, चाहे गाने हो, कल जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हुए, सारे इंडिया का अपना क्लासिकल, फोक डांस, फोक सिंगिंग, और ये सारी चीजें थी। इवन इंस्ट्रूमेंट्स तक वहाँ के इंडिया के जो अपने लोकल जो होते हैं फोक में जो यूज किए जाते हैं वो थे। कोई भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किया गया। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा देखें अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं। 2 चीजें मैं गिनवाना चाहूंगा। पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकली, जो इंडिया कहता है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलने से नहीं होता। आप ग्लोबल साउथ के लीडर बन गए, 125 मुल्क इंडिया को आज लीडर बोलते हैं अपना।
लेकिन लीडर को बैठ के प्रूफ भी करना होता है कि मैं लीडर क्यों हूँ। तो देखिए, पहली चीज तो अफ्रीका यूनियन हुई, लेकिन दो चीजें और हुई। बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका की तरफ से कुछ सैंक्शंस थे, कुछ गरम सा माहौल था बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में, उनकी इतनी कुछ खास बनती भी नहीं है, ठीक है, सैंक्शन भी लगे हुए हैं कुछ, उनको मिलवाया, आइस ब्रेक करवाई, ठीक है, एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ वो एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ के गए। आगे होपफुली जो कोलैबोरेशन है इन दोनों के बीच में, कॉपरेशन, वो मजीद बढ़ेगी। सिमिलरली मोहम्मद बिन सलमान की भी नहीं बन रही जो बाइडेन से, सऊदी अरब की भी हटी हुई है, ठीक है, उनके बीच में गर्मा गर्मी है, एंड वो भी ओपनली हर किसी के सामने ही है, जो भी अगर इंटरनेशनल न्यूज देखता है, उनकी भी एक आइस ब्रेक करवाई। अभी देखिए, इससे ये नहीं होता कि मोदी जी ने आइस ब्रेक करवाई तो वो रिश्ते 100% रिस्टोर हो गए, पर ये कि 50% रिस्टोर नहीं हुए तो वो कम हो गए, टेंशनें कम हो गई 50%। यही तो होता है लीडर का काम, और क्या होता है, यही काम होते हैं। तो ये और दो दिव्या, बड़ी आपने चीजें जो हुई। आपने लीडर की बात की, तो दिलशाद हुसैन वाली बात भी आपने सुनी होगी कि हमेशा जो लोग मोदी सरकार को एंटी इस्लाम समझते हैं, उनको लगता है कि वो मुस्लिम्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। दिलशाद हुसैन का वाक्य उनके सामने है कि किस तरह से उन्होंने जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के इंसान का टैलेंट पूरी दुनिया के साथ रूबरू करवाया, पूरी दुनिया के सामने ला के रखा, बगैर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन किए कि कौन सा किस रिलीजन से कौन सा बंदा बिलोंग करता है। ये भी एक लीडर के लिए आई थिंक बहुत, डोंट यू थिंक सो, बड़ी बात है। देखें, पाकिस्तानियों की या हमारी नज़र में, या आज के टाइम में 2023 में हमारी नज़र में दिलशाद हुसैन की एक एग्जाम्पल है, पर जो मोदी जी को स्टार्टिंग से जानते हैं तो मोदी जी ने पहले भी कभी नहीं किया। मसला ये कि जो बोलने वाले हैं वो तो आज भी बोलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया के अंदर हो, अपोजिशन पार्टी आज भी बोलती है, वो G20 पे भी बोल रही हैं, क्योंकि उनका तो वो है ना कि हम तो गांधी, हम तो पैदा ही सोने की चम्मच है, हम तो पैदा ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हुए थे। वही भुट्टो वाला हिसाब किताब है, तो बाप प्राइम मिनिस्टर था तो मैं भी वही करूंगा, ठीक है। तो वो हिसाब किताब उधर उनका चल रहा है, बोलने वाले बोलते हैं। देखें, टैलेंट है तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी कम्युनिटी, कौन से रिलीजन, कौन से कास्ट, कलर, कल्चर, स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑल दैट मैटर इज कि आपके पास टैलेंट है कि नहीं है। बाय द वे, वो पद्मश्री भी जीत चुके हैं। दिलशाद हुसैन को पद्मश्री भी इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी के टाइम में ही मिला था, मेरे ख्याल से जनवरी या दिसंबर में। आई और अब टोटली वो जो एग्री। अभी आप देखो जिस तरह निगार निगार साहिबा को इसरो के अंदर जो है ना एज अ डायरेक्टर वो रही हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती रहती हैं। देखे, हम लोग वो तब देखते हैं ना जब वो ऊपर आ जाती हैं। अब डायरेक्टर रही हैं तो वैसी बात है, कम से कम 18-20 साल तो इसरो में दिए होंगे, एग्जैक्टली। ठीक है। तो 18-20 साल भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं थी ना। और डायरेक्ट कोई एक प्रमोशन से तो डायरेक्टर नहीं बनता ना, कोई बीच में कितने प्रमोशन मिले होंगे तब जाके डायरेक्टर बनी होंगी, ठीक है। तो जिसके पास टैलेंट है, जो प्रूफ अपना टैलेंट कर सकता है मेरिट पे, इंडिया में हर कोई वो आगे जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन क्या हो, कमिश्नर हो, आपको बाय द वे बता दूं, किसी भी मुल्क में, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, इन दो मुल्कों की अगर बात करूं, तो 6th मोस्ट पावरफुल पर्सन इज चीफ इलेक्शन कमीशन, और पहला होता है प्रेसिडेंट। इंडिया में दोनों पदों पे मुसलमान रह चुके हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। इंडिया की एयरफोर्स के चीफ मुसलमान रह चुके हैं। आर्मी के तो सेकेंड इन कमांड पता नहीं कितने रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तो पता नहीं कितने रहे हैं। क्रिश्चियन, पारसी, सिख, मुस्लिम्स, जैन मेरे ख्याल से कभी भी नहीं रहा है, लेकिन बाकी सब रह चुके हैं। आप उनकी पार्टिसिपेशन आप पार्लियामेंट में देख लें, आप राज्यसभा में अपर हाउस में देख लें, लोअर हाउस में देख लें, आप कैबिनेट में देख लें। आपको ये भी मैं बता दूं, मोदी जी के टाइम में सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन पार्लियामेंट, highest representation of women in cabinet ministers, highest representation of scheduled caste, scheduled tribes and minorities in cabinet। मसला पता है क्या है? मसला उधर आता है कि हम पाकिस्तानियों को, या इंडिया में कुछ सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर लिबरानुओं को, जो है ना माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ एसोसिएट करते हैं। इंडिया में माइनॉरिटी में करीब 7-8 रिलीजन आ जाते हैं, उसके उसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये भी हैं, फिर वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी है। ये सारी चीजों के रिकॉर्ड तोड़े मोदी जी ने पिछले 9 साल में। तो हमें वो चीजें देखनी चाहिए। और दिलशाद हुसैन के साथ साथ कितने और लोगों को बुलाया, और पूरे इंडिया से बुलाया। वो पूरा एक आर्ट एंड एग्जीबिशन का सेंटर लगा हुआ है जहां पर डेलीगेट्स, डिग्निटरीज हर कोई गए। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि
अभी इस वक्त करंटली G20 के लिए 112 nationalities, 25,000 delegates, 44 world leaders are in Delhi. तो आप उससे अंदाजा लगा अच्छा दिव्य, जो 25,000 प्रोजेक्ट, delegates. अमेजिंग यार, ये खैर मैं भी देख रही थी वाली न्यूज। प्रोजेक्ट गेटवे जो साइन हुआ है दिव्य, क्या लगता है आपको, कितना बेनिफिशियल है, क्या चेंजेस उससे आ सकते हैं, और उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी ब्रीफ करें। ठीक है, पहले मैं प्रोजेक्ट समझाता हूँ फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो इफेक्ट्स हैं। पहली चीज तो देखें, प्रोजेक्ट है मुंबई से यूएई बाय शिप, यूएई से सऊदी, सऊदी से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से ये सारा ट्रेन रूट होगा। फिर इजराइल से ग्रीस बाय शिप, और ग्रीस से फिर पूरा यूरोप का उनका ट्रेन का नेटवर्क। ये पूरा एक ट्रेड कॉरिडोर है, ट्रेन और शिप, ठीक है, इन दोनों को मिला के। अब इसके अंदर एक और चीज है, इस ट्रेन कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के साथ ही साथ बिजली की लाइनें भी बिछाई जाएंगी ताकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो सके। साथ ही साथ इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर और जो इंटरनेशनल जो सबमरीन केबल्स वगैरह होती हैं वो भी बिछाई जाएंगी, ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। और तीसरी चीज इसमें ऐड की जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन की पाइपलाइन, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर। इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका भी सबसे बड़ा है, ठीक है, इंडिया। तो वो भी एक्सपोर्ट होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया ही है। चाइना खत्म होते हुए नजर आ रहा है हमें, आहिस्ता आहिस्ता अगले 10 साल में चाइना वो नहीं ही रहेगा जो आज है। तो आप वो देख लें, तो इंडिया से फिर एक्सपोर्ट भी तो बढ़ेंगी ना हर साल। अभी भी आप देख लें, एक्सपोर्ट्स करीब $775 बिलियन के अराउंड कुछ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। अगले साल कह रहे हैं कि 900 बिलियन समथिंग कुछ होगा इंडिया का नेक्स्ट कमिंग मार्च में। तो वो अपने रिकॉर्ड्स तोड़े, तो उसके लिए ट्रेड रूट भी तो चाहिए ना। अब इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, दो चीजें। पहली चीज तो इसको ओबीआर खत्म हो गया, आपका बीआरआई खत्म हो गया, सीपेक खत्म हो गया, ये जो भी नाम आप इसको देना चाहिए, या सिल्क रोड बोल देते हैं चाइना का, दद्दी मरूम के सपने जो थे। अब उसके 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा जाती है आपकी बेलारूस, ठीक है, बीआरआई की। इंडिया ने वो खत्म की आईएनएफटी से, आईएनएफटी भी इंडिया का जाता है बेलारूस, ठीक है, ईरान से। दूसरी जो चीज है वो जाती है टर्की, वो चाइना से वो निकलती, सेंट्रल एशिया से टर्की आती है, अंतालिया या इस्तांबुल के पास। वो खत्म कर दी क्योंकि इससे ये जो कॉरिडोर बन रहा है। तीसरा क्या है आपका, सीपैक। जब वो दोनों खत्म तो सीपैक ऑटोमेटिकली खत्म। अच्छा, इंडिया का एक और भी ट्रेड रूट है, इंडिया का एक ईस्टर्न ट्रेड रूट भी है, जो ट्रायलेटरल हाईवे, कलंडा मल्टी मॉडल पार्क, और ये जो पोर्ट्स को अक्वायर किया जा रहा है, इंडोनेशिया में सबांग, सिंगापुर में चांगी, जापान में और फिलीपींस में, वियतनाम में, ये सारे पोर्ट्स जो अक्वायर किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो भी एक ट्रेड रूट है। और फ्यूचर में आपको एक अफ्रीका का भी ट्रेड रूट नजर आएगा, जिसके अंदर इंडिया ही पार्टनर होगा, इंडिया ही मेन प्लेयर होगा। अब इसके अंदर एक बड़ी बात जो जियो पॉलिटिकल में आपको चीज समझाता हूँ। जर्मनी के दुनिया में सबसे लोएस्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जर्मनी की है, विच इज 4.2% समथिंग, ठीक है। तो आप जर्मनी को आप वहां से वो लेते हो, उसकी ट्रेनें, जर्मन ट्रेन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। फ्रांस इसके अंदर है। अब फ्रांस पे अगर हम आ जाएं, फ्रांस एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, जिससे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसका वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। ये उस अलायंस के अंदर है। ग्रीस आ जाता है क्योंकि ग्रीस के पास यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स। दूसरा, ग्रीस इज द गेटवे टू यूरोप फ्रॉम एशिया। एशिया से जब जाते हो तो ग्रीस इज द गेटवे टू यूरोप। हम लोगों को गलत पढ़ाया गया है टर्की, लेकिन ग्रीस है एक्चुअली। जो साइप्रस है, साइप्रस है सिक्योरिटी पोस्ट। आप मैप खोलें, आपको मैप खोल के आपको पोजीशन देख के समझ में आ जाएगा। साइप्रस इज अ सिक्योरिटी पोस्ट, अ डिफेंस पोस्ट टू ओवरलुक ऑल द मरीन टाइम एक्टिविटीज सराउंडिंग, ठीक है। इसराइल इज देयर फॉर आर-एन-डी। अच्छा, बाय द वे, इसराइल का पोर्ट भी इंडिया का ही है, सुएज कैनाल पे उस साइड पे भी इंडिया ही है। ग्रीस में 3 पोर्ट है, वो भी अभी इंडिया अक्वायर कर रहा है, जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगी, अदानी ने अक्वायर कर लिया। अच्छा, इसके अंदर इटली है। इटली क्या है, इटली के पास दुनिया की सबसे सेकंड बिगेस्ट शिपिंग लाइन इटली की है। आपने शायद पाकिस्तान में देखे हो कंटेनर जिसपे मेडिटेरियन लिखा होता है, एमएससी, तो वो इटली की कंपनी, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट शिपिंग लाइन है, वो इटली की है। प्लस इटली दुनिया की हर किस्म की शिप बनाता है, टॉप 5 शिप बिल्डर्स में से भी एक है इटली का मुल्क।
ठीक है, तो इटली हर किस्म की शिप बना सकता है, तो इंडिया को वो भी चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर विदाउट योर ओन शिपिंग लाइन। तो इंडिया ने उसके भी टारगेट सेट किए हैं कि इंडिया को अपनी शिपिंग लाइन वर्ल्ड क्लास लेवल की टॉप 5 में हो, ऐसी चाहिए। उस पर भी काम शुरू चल रहा है, तो वो इटली से वो मदद भी ली जाएगी। यूएई सऊदी इज द ऑयल एंड गैस कॉरिडोर। ईरान, ये देखें, ईरान, यूएई, सऊदी, ये गैस कॉरिडोर आपका बन गया एल शेप में या जे शेप में, जो भी बोले। तो आपने गैस ऑयल को सिक्योर किया, उसकी पाइपलाइंस, आपने ग्रीन हाइड्रोजन को सिक्योर किया, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप डिजिटल कनेक्टिविटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं दुनिया का नेक्स्ट जो डेटा सेंटर का जो हब होगा वो इंडिया होगा। इंडिया के अंदर इतने डेटा सेंटर हैं, ठीक है, एंड डेटा इज द न्यू ऑयल। उसके बाद आप ट्रेड सिक्योर कर रहे हैं, आप अपने ट्रेड रूट्स, जिसको स्पाइस रूट, इंडिया का स्पाइस रूट था, चाइना का अगर सिल्क है तो इंडिया का भी तो हजारों साल पुराना स्पाइस रूट था ना, ये वही तो है स्पाइस रूट, उसी को तो वो कर रहे हैं। आप इंडिया के कभी ऑनलाइन मैप निकालें, पोर्ट्स डालें, इंडिया के दुनिया में पोर्ट्स कितने हैं, चाइना से ज्यादा फैला हुआ है इंडिया। ये अलग बात है, इंडिया बोलता कुछ नहीं है, चाइना के बाद ग्लोबल टाइम से तो वो बोलता ही रहता है। अच्छा दिव्य, इन सब चीजों के साथ साथ एक और बड़ी हेडलाइंस चल रही थी ग्लोबल बायोफ्यूल्स फ्यूल्स के बारे में। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उसको 3 टाइम्स और एनहांस करना है हमने बाय 2030। क्या राय रखते हो उसको लेके, कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, अब इसकी बातें पिछले साल से चल रही थी, पिछले अक्टूबर या नवंबर से, कि इंडिया ऐसा कुछ इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस ऐसा कुछ शुरू करने वाला है। इथेनॉल की बात हो रही थी, इंडिया ने एक नया नाम दे दिया बायोफ्यूल। अच्छा, बायोफ्यूल में बहुत कुछ आ जाता है, बायो पेट्रोल, बायो डीजल, बायो गैस, सीएनजी, ये इथेनॉल सब बायोफ्यूल में आ जाते हैं। इसके अंदर सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशियस, यूएई एंड इंडिया, ये मुल्क हैं स्टार्टिंग में। इन फ्यूचर इट कैन एक्सपेंड। बायोफ्यूल्स बेसिकली क्या होता है? टूटे हुए चावल, खराब चावल, परीली जिसको हम जला देते हैं, आपके गन्ना, इन्हीं से बनते हैं, किचरा, ठीक है, फूड वेस्ट जिसे कहते हैं, चाहे वो मीट का हो चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, इन सबसे ये बायोफ्यूल्स वगैरह, ये जो गैसेस वगैरह तकरीबन इसी से बनते हैं। तो आप बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, आप क्लाइमेट चेंज भी कर रहे हो, आप बायोफ्यूल पे भी आ रहे हो, क्योंकि पेट्रोल खत्म कर रहे हो। बायोफ्यूल की पॉल्यूशन ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट निल है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद इसके पैसे बहुत बहुत सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी पेट्रोल के जो एवरेज जो स्टार्टिंग रेट है वो है 97 रुपीज पर लीटर, ठीक है, लेकिन इंडिया में इथेनॉल का जो रेट है वो है इथेनॉल का 62 रुपीज पर लीटर। आप डिफरेंस चेक करें, इथेनॉल एवरेज भी पेट्रोल से ज्यादा देगा, पॉल्यूशन ऑलमोस्ट निल है उसकी, ठीक है। ऊपर से इंडिया खुद बना रहा है ना, एग्रीकल्चर कंट्री है ना, इंडिया के अंदर ही इतनी परीली चीनी वगैरह या कचरा है कि वो उसी से ही उनका पूरा हो जाएगा। एग्रीकल्चर कंट्री तो हम भी हैं। हमारे आंखों पे फिर वो क्या कहते हैं, नफरत का चश्मा, दिमाग में अना, और फिर घमंड भी तो है ना, फिर हमारा जो चौधरी वाला स्टाइल भी ये तो है ना। वो जैसे पता नहीं पंजाब में होता नहीं तो सिंध में होता है, घर में भले खाने को नहीं हो पर शलवार में घेर और गैराज में प्राडो, ये दो चीजें होनी चाहिए। पंजाब में भी बहुत हद तक है। हाँ। अच्छा दिव्य, ये G20 जो है ये रशिया यूक्रेन को लेके बहुत सारी अपडेट सामने। रशिया यूक्रेन के लिए कितना बड़ा डिसीजन हो सकता है इस G20 में, या कितनी जो है ना कितना प्लस पॉइंट हो सकता है रशिया यूक्रेन के लिए, या उसके फ्लॉज को कवर कर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा बांग्लादेश के लिए किस तरह उन्होंने स्टेप लिया, हर उस कंट्री के लिए स्टेप लिया, अफ्रीका के लिए लिया, हर उस कंट्री के लिए स्टेप लिया जिसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे या नहीं थे। लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा, न टर्की, पाकिस्तान, चाइना, इन कंट्रीज के हवाले से। देखें, ये जंग तब रुकेगी जब मोदी और पुतिन ये दो जने चाहेंगे, और ये दोनों जने कब चाहेंगे ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एक अगर केजीबी का एजेंट है तो दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर है पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, तो ये क्या सोचते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो जंग, मैं आपको अगर बहुत सिंपल लफ्जों में जंग का मैं समझा दूं ना, यूक्रेन में जब तक जेलेंस्की नहीं मरता, और यूक्रेन के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल वेपन्स की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं अमेरिका और सीआईए की, वो जब तक तबाह नहीं होती रशिया जंग नहीं छोड़ेगा। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आर्कटिक सर्कल का एक सिंगल बादशाह,
जो रशिया बनना चाहता है, ऑलमोस्ट बन चुका है, कुछ 4-5% रहता है। तो पूरा आर्कटिक का एक ही बाप होगा, वो होगा रशिया, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के अंदर $10 ट्रिलियन के नेचुरल गैस एंड रिजर्व, पेट्रोल और रिजर्व और ये सब कुछ है। और अब इसमें इंडिया कैसे आता है? इंडिया इसमें इसलिए आता है, कहीं ना कहीं अमेरिका इज इनडायरेक्टली एनिमी ऑफ इंडिया राइट नाउ, और फ्यूचर में जब चाइना को ओवरटेक किया जाएगा तो अमेरिका विल बी अ डायरेक्ट एनिमी ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिक सर्कल में रशिया का एक ही पार्टनर है, वाहिद, ओनली कंट्री विच इज पार्टनर, दैट इज इंडिया। अब मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, जो चाइना के ऊपर पाकिस्तानी भी कूदते हैं, कुछ इंडियन भी हैं जो कूदते हैं कि चाइना और इंडिया की हुई तो फिर रशिया चाइना ये वो। चाइना और रशिया की दोस्ती है ना, दैट इज टाइमली फ्रेंडशिप। जब तक अमेरिका दुश्मन है तब तक दोस्त है। रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है ना, दैट इज टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। तो बहुत बड़ा फर्क है। नहीं तो आर्टिक सर्कल में चाइना पार्टनर क्यों नहीं है? रशिया ने अपने हाईटेक वेपन्स इंडिया को बेचता है, चाइना को क्यों नहीं बेचता? सकलैंड प्रोजेक्ट में इंडिया पार्टनर है सिंस 2002, चाइना क्यों नहीं है? INFT आखिर में जाके तो रशिया से मिल रहा है ना, सेंट पीटर्सबर्ग, आखिरी मुल्क तो रशिया ही है। चाइना का इतना अच्छा पार्टनर था तो उसका BRI क्यों तबाह होने दिया? रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, वो अपने मार्स के फ्यूचर मिशन चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ क्यों नहीं कोलैब कर रहे, इसरो के साथ क्यों कोलैब कर रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि रशिया और चाइना की दोस्ती सिर्फ अमेरिका की दुश्मनी। अच्छा, अमेरिका की भी दुश्मनी कब तक है? जब तक डेमोक्रेट्स हैं। अगले साल रिपब्लिकन आएंगे, आप देखिएगा फिर। विवेक, बहुत बहुत भूल भुलैया है ये। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इसको समझना, इस दलदल में घुसना इज लाइक बर्बाद होना। खैर, होपफुली ऑडियंस को कहीं ना कुछ समझ आ गया होगा, और G20 के रेलेवेंट तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच देविक फॉर ज्वाइनिंग अस, और इतने सारे टॉपिक्स को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह।